An dieser Stadt ist nichts normal und wir alle sind ein Teil davon. Die Frage ist nicht, wer die Kinder entführt hat, sondern wann. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं डार्क के सीजन 1 का 6th एपिसोड। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, अगर आपने इसके पिछले एक्सप्लेनेशंस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपके खोपड़िया के ऊपरे से निकल जाएगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में कुछ फालतू की बातें होती है जिसे कि मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा। पहली बात यह कि कैथरीन को अपने पति अल्रिक और हैना के बीच के अफेयर के बारे में पता चल जाता है और अल्रिक कैथरीन से माफ़ी मांगता है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि रेजिना टाइडमैन को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इधर अल्रिक गायब हुए बच्चों के केस को एक अलग ही नज़रिए से इन्वेस्टिगेट करता है। वो 1986 में गायब हुए अपने भाई मैट्स के केस पर भी ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। अल्रिक को पता चलता है कि 1986 में जिस रात मैट्स गायब होता है उसी रात उसके पिता ट्रोंटे भी घर पर नहीं होते हैं। ये पता लगते ही अल्रिक तुरंत अपने पिता ट्रोंटे से पूछताछ करने लगते हैं। इस पूछताछ से ट्रोंटे गुस्सा हो जाते हैं। इसी बहस के बीच में अल्रिक की माँ जेन आती है और वो अल्रिक को बताती है कि ट्रोंटे के कई अफेयर्स थे और मैट्स जिस रात गायब हुआ था उसी रात को ट्रोंटे क्लोडिया टाइडमैन के साथ थे। जेन आगे बताती है कि अल्रिक और मैट्स बचपन में बहुत झगड़ते थे और मैट्स के चिन्ह पर एक कट का निशान था। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि गायब होने से पहले मैट्स रेजिना टाइडमैन के साथ था और ये सुनते ही अल्रिक फ़ौरन रेजिना से पूछताछ करने जाता है। रेजिना से पूछताछ के दौरान हमें पता चलता है कि बचपन में रेजिना अल्रिक और कैथरीन से बहुत ज़्यादा डरती थी, लेकिन मैट्स उसका एक अच्छा फ्रेंड था। अल्रिक और कैथरीन हमेशा रेजिना को परेशान करते रहते थे और ऐसे ही एक दिन परेशान होने के बाद वो मैट्स के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ते में ही मैट्स जंगलों में गायब हो गया जबकि रेजिना घर वापस पहुंच गई थी। अब दोस्तों, आपको तो याद ही होगा कि 1986 में हैना ने अल्रिक को ये बोलकर पुलिस कंप्लेन कर दी थी कि उसने कैथरीन के साथ ज़बरदस्ती करा है, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि हैना ने अल्रिक के पास जाकर भी एक झूठ बोला था कि कंप्लेन उसने नहीं रेजिना ने किया था। ये बात आज 33 साल बाद जाकर क्लियर होती है, जब रेजिना ने अल्रिक को बताया कि हैना बचपन से ही अल्रिक को पसंद करती है और अल्रिक तो कैथरीन के साथ था, तो हैना ने उसे बर्बाद करने का ठान लिया था और हैना बचपन से ही एक इविल टाइप की लड़की थी। ये सुनते ही अल्रिक फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाकर अपनी 33 साल पुरानी केस फाइल को चेक करता है और उसे इस फाइल में विटनेस का नाम मिलता है जिसका नाम था हैना। इस सीन से हम यह समझ पाते हैं कि हैना बचपन से ही कितनी इविल और डेंजरस थी और अल्रिक को पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, और अगर अल्रिक को वो पा नहीं सकती तो वो उसे बर्बाद करने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकती है। दूसरी तरफ हम व्यूअर जोनस को देखते हैं जो कि एक बार फिर से विंडन केव की ओर जाता है और उसके मैप पर स्ट्रेंजर ने लिखा था फॉलो द सिग्नल्स। केव के अंदर एक रेड स्ट्रिंग लगा था जिसको फॉलो करते हुए जोनस एक सुरंग के पास पहुंच जाता है। इस टनल को एक डोर जैसी चीज़ कवर कर रही थी जिस पर लिखा था सिगमुंडस क्रिएटस अस्ट, जिसको अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है ऐसे ही हमारी दुनिया बनी। दोस्तों, ये जो लाइन है उसे एमरल्ड टैबलेट से ली गई है जिसका हिंट इस सीजन में हमें कई जगह पर देखने को मिलती है, लेकिन इस सीरीज में हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। पर कोई बात नहीं, इन चीज़ों के अंदर तक घुसकर एक्सप्लेन करना ही मेरा काम है और अगली कुछ वीडियोस में मैं आपको एमरल्ड टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा। सो कमिंग बैक टू द स्टोरी, जोनस इस डोर को ओपन करता है तो डोर के उस पार से बहुत ज़ोर से हवाएं चल रही थी और इसी हवा के चलने से ही गुफा से डरावनी आवाज़ें आती थी और इस डोर के खुलने के साथ ही पूरे विंडन शहर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। पैरेलल में ही हम पीटर डोपलर और ट्रोंटे नील्सन को देखते हैं जो कि अंडरग्राउंड कैबिनेट में थे और वो लोग एक बुक को चेक कर रहे थे जिसमें कि बहुत सारी टाइमिंग्स को नोट डाउन किया हुआ था। इन टाइमिंग्स में 9:17 PM भी एक टाइम को नोट किया गया था, जिसे देखकर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि इसमें वही टाइमिंग्स लिखा गया है जिस टाइमिंग में केव के अंदर के डोर को ओपन किया गया हो। ऑलवेज कमिंग बैक टू द जोनस, हम जोनस को केव के अंदर जाते हुए देखते हैं जहाँ जोनस को आगे 2 रास्ते दिखते हैं। जोनस उनमें से एक रास्ते में रेंगते हुए आगे बढ़ता है और आश्चर्यजनक रूप से आगे बढ़ते हुए वह केव के बाहर निकल जाता है।
जोनस अब भी विंडन शहर में ही था। वह आगे एक बस स्टैंड की तरफ जाता है। बस स्टैंड पर पहुंचने पर वहां एक मिसिंग इंसान का पोस्टर देखता है। तो दोस्तों ये मिसिंग इंसान और कोई नहीं बल्कि मैट्स था। जी हाँ दोस्तों, जोनस उस टनल के थ्रू टाइम ट्रेवल करके 1986 में पहुंच गया था और विंडन शहर में जोरदार बारिश हो रही थी। रास्ते में चलते वक्त जोनस के सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें हैना और उसके डैड थे और वे जोनस को लिफ्ट के लिए पूछते हैं। जोनस मना कर देता है और यह सीन बहुत ही फनी है क्योंकि यहाँ हैना एक 14 साल की बच्ची है जबकि 2019 में हैना जोनस की माँ है। सीन चेंज होकर 2019 में आती है जहाँ हम अल्रिक को मैट्स की पुरानी फ़ोटो को देखते हुए पाते हैं। इस तस्वीर को देखकर अल्रिक तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है और हॉस्पिटल में अल्रिक उस लाश को चेक करता है जो कि पुलिस को फर्स्ट एपिसोड में जंगल में मिली थी और इस लाश के चिन्ह पर भी एक कट का निशान था। मतलब कि दोस्तों ये लाश किसी और की नहीं बल्कि अल्रिक के भाई मैट्स नील्सन की थी। जी हाँ दोस्तों, ये लाश तो मैट्स की थी, पर यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि मैट्स तो 1986 में गायब हुआ था, तो उसकी लाश 2019 में कैसे मिली, और अगर मिली भी तो वो अब तक इतनी फ्रेश कैसे है। मेरा मतलब है कि जनरली तो लाश 2-3 दिन में ही सड़ने लगती है, लेकिन मैट्स की लाश तो 33 साल से फ्रेश थी। इस सवाल का जवाब शायद ही आप समझ पा रहे होंगे कि किसी तरह मैट्स की लाश 1986 से 2019 में आ गई, जिसकी वजह से वह फ्रेश थी। अब ऐसा कैसे हुआ वो तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एपिसोड 6 ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम अब तक के एपिसोड को समराइज करते हैं तो हमें बहुत सारी बातें पता चलती है। पहली बात ये कि जोनस अब विंडन केव के अंदर वाली टाइम ट्रेवल डोर को खोज चुका है और शायद मिकिल भी इस डोर के थ्रू टाइम ट्रेवल किया होगा। मिकिल ही 1986 में पला बढ़ा और उसका नाम माइकल हुआ और जोनस उसका बेटा है। अगर मिकिल 1986 में नहीं गया होता तो शायद ही जोनस पैदा होता। इसके अलावा हम नोआ नाम के इंसान को भी देखते हैं जो कि बहुत ही मिस्टीरियस है और नोआ को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो विंडन शहर के सभी लोगों का पास्ट और फ्यूचर को जानता है। इसके अलावा हम ये भी जान पाए कि 2019 में मिली लाश अल्रिक के भाई मैट्स नील्सन की थी जो कि 1986 में लापता हो गया था। पर यह कैसे हुआ कि उसकी लाश 2019 में एकदम फ्रेश पाया गया। इसके अलावा हमें एमरल्ड टैबलेट्स के बारे में भी दिखाया गया पर उसके बारे में बताया नहीं गया है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।